डियर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइफाइड फीवर। उसमें हम सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे, नंबर 2 पे एटियोलॉजी देखेंगे कैसे काज होता है, नंबर 3 पे एपिडेमोलॉजी देखेंगे जिसमें देखेंगे कैसे ट्रांसमिशन होता है, कैसे स्प्रेड होता है, किस एज में होता है और इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, दुरानिया क्या है, कब से कहाँ तक होता है। नंबर 4 पे देखेंगे पैथोजेनेसिस, वो बॉडी के किस किस पार्ट से इंटर होके कहाँ जाके अटैक करता है। फिफ्थ पे देखेंगे क्लिनिकली फाइंडिंग साइन एंड सिम्टम, कौन कौन से सिम्टम अपीयर होंगे जिससे पता चलेगा ये डिजीज है। नंबर 6 इन्वेस्टिगेशन डिग्नोज, लेबॉर्टरी में परफॉर्म करेंगे। नंबर 7 कॉम्प्लिकेशन देखेंगे, उसकी वजह से डिजीज की वजह से और कौन कौन से ऑर्गन अफेक्ट हो सकते हैं। नंबर 8 डिफरेंशियल डिग्नोज करेंगे कि ये जो बीमारी है दूसरी बीमारियों से कैसे रिलेट करती है और कैसे हम इसको डिफरेंट कर सकते हैं। नंबर 9 पे ट्रीटमेंट और नंबर 10 पे प्रिवेंशन, कैसे उस बीमारी से बचा जा सकता है। पहले हम तदबीर करेंगे बीमारी होने से पहले जो तदबीर करते हैं। ओके, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइफाइड फीवर। वो काज होता है सल्मोनेला टिफी की वजह से। उसकी हम ओरिजिन देखते हैं कि कहाँ से उसको क्लासिफाइड किया गया है। जो सल्मोनेला टिफी है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ सल्मोनेला स्पीशीज एंड सब स्पीशीज से क्लासिफिकेशन किया गया है। सबसे पहले उसे किया गया सल्मोनेला इंटेरिका में। उसके आगे 6 सब स्पीशीज ग्रुप हैं। उसमें जो सब स्पीशीज 1 इंटेरिका है ना, उसको डिवाइड किया गया है टाइफाइडल सल्मोनेला में और नॉन टाइफाइडल सल्मोनेला में। जो नॉन टाइफाइडल सल्मोनेला है उसको हम बाद में पढ़ेंगे, आज हमने पढ़ना है टाइफाइडल सल्मोनेला। टाइफाइडल सल्मोनेला कहाँ काज होता है, ह्यूमन में काज होता है। उसको डिवाइड किया गया है सल्मोनेला टिफी में और सल्मोनेला पैराटिफी में। पैराटिफी को आगे फर्दर क्लासिफाइड किया गया है सल्मोनेला पैराटिफी ए, सल्मोनेला पैराटिफी बी, सल्मोनेला पैराटिफी सी। ये क्या काज करती है सल्मोनेला पैराटिफी और इसकी ए बी सी जो टाइप हैं वो करती हैं पैराटाइफाइड फीवर। और हमने तो पढ़ना है टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर देखें तो आप ये देख रहे हैं ये किसकी वजह से काज हो रहा है, सल्मोनेला टिफी की वजह से। ओके, यहाँ एक वर्ड यूज हुआ है इंटेरिका, इसका मतलब है डिजीज ऑफ स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, नंबर 1 टाइफाइड फीवर, इसे कहते हैं इंटेरिक फीवर या इसे सल्मोनेला भी कहते हैं। सल्मोनेला हम जब कह रहे हैं तो मतलब कि उस बंदे को टाइफाइड फीवर है। ओके, उसकी डेफिनेशन देखते हैं। टाइफाइड फीवर इज वन ऑफ द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ, PUO का क्या मतलब है, पायरोक्सी ऑफ अननोन रीजन। वो बुखार जो हमें पता ना चले कहाँ से स्टार्ट हुआ है उसे कहते हैं टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर इज ए बैक्टीरियल डिजीज कॉज बाय टाइफाइड बैसिलस। टाइफाइड एक बैक्टीरिया की वजह से होने वाली डिजीज है जिसे कहते हैं टाइफाइड बैसिलस। बैसिलस जहाँ वर्ड यूज हो मतलब कि रॉड शेप बैक्टीरिया है। ओके, आगे हम देखते हैं टाइफाइड फीवर इज कैरेक्टराइज्ड बाय कौन कौन सी खुसूसियात हैं। ये खुसूसियात सेम इसी तरह हैं जैसे सिम्टम है। ओके, प्रोलॉन्ग्ड फीवर, लंबे अरसे तक फीवर रहता है। एब्डोमिनल पेन, डायरिया, डायरिया हो गया तो मतलब डिहाइड्रेशन हो जाएगी। डिलीरियम, जहनी उलझन और बेहोशी। ओके, रोज स्पॉट, रेड रेड कलर के बॉडी के ऊपर क्या बनते हैं, डॉट बनते हैं, स्पॉट बनते हैं, दाने बनते हैं। स्प्लीनोमेगली, स्प्लीनोमेगली का मतलब जो आपकी स्प्लीन है ना उसका लार्ज हो जाना, साइज इंक्रीज होना, मेगली का मतलब इंक्रीज हो जाना। ठीक है, टाइफाइड फीवर सम टाइम कॉम्प्लिकेटेड बाय इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग एंड परफोरेशन। टाइफाइड बुखार बाज औकात आंतों से खून बहने और सुराख होने से पेचीदा हो जाता है। किस वजह से सुराख होता है, टाइफाइड बैक्टीरिया की वजह से। ओके, जिसे हम कहते हैं सल्मोनेला टिफी। नंबर 2 एटियोलॉजी देखते हैं किस वजह से टाइफाइड फीवर काज होता है। टाइफाइड फीवर इज काज बाय सल्मोनेला टिफी, ये बैक्टीरिया काज करता है टाइफाइड फीवर। हम पीछे क्लासिफिकेशन में पढ़ चुके हैं। सल्मोनेला और ग्राम नेगेटिव रॉड शेप बैसिलस, ठीक है, ये ग्राम नेगेटिव है और रॉड शेप है। सल्मोनेला और नॉन लैक्टोज फर्मेंटेशन, इसमें लैक्टोज फर्मेंटेशन नहीं होती। सल्मोनेला प्रोड्यूस H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, ये क्या करता है, हाइड्रोजन सल्फाइड की प्रोडक्शन करता है। सल्मोनेला कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप ऑफ एंटीजन। नंबर 1 सोमैटिक एंटीजन, सोमैटिक एंटीजन को O एंटीजन कहते हैं। ये एंटीजन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं, ये आप देख रहे हैं, ये जो है ये वाली साइड यहाँ प्रेजेंट होते हैं। ये जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है ना वहाँ प्रेजेंट होते हैं सोमैटिक एंटीजन। नंबर 2 फ्लैजेलर एंटीजन, ये जो फ्लैजेल है इसके ऊपर जो एंटीजन प्रेजेंट होते हैं H एंटीजन। नंबर 3 वायरलेस एंटीजन,
ये जो कैप्सूल है ना, ये बाहर वाली साइड यहाँ प्रेजेंट होते हैं वायरलेस एंटीजन, इसे कहते हैं कैप्सूलर वायरलेस एंटीजन या पॉलीसेकेराइड वायरलेस वीआई एंटीजन। ओके, ये आप बैक्टीरिया देख लें, पहले आप देख लें ये ओ एंटीजन, ये आप देख लें एच एंटीजन निकल रहा है और ये निकल रहा है वीआई एंटीजन। ओके, ये कैप्सूल के ऊपर है। पैराटाइफाइड फीवर, हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ा है कि पैराटाइफाइड फीवर भी ह्यूमन में काज होता है, जो सल्मोनेला पैराटिफी की वजह से काज होता है या उसकी टाइप की वजह से। पैराटाइफाइड फीवर इज काज बाय सल्मोनेला पैराटाइफाइड ए, सल्मोनेला पैराटाइफाइड बी जिसे हम कहते हैं सल्मोनेला स्कॉट म्यूलरी। नंबर 3 सल्मोनेला पैराटाइफाइड सी जिसे हम कहते हैं सल्मोनेला हार्शफील्डी। ओके, हार्शफील्डी। अब हम पढ़ते हैं इंसिडेंस इन डेवलपिंग कंट्री। द इंसिडेंस इज 500 to 1 lakh, 0.5% ऑफ सल्मोनेला डिजीज। ये 500 से 1 लाख तक डिजीज कॉज कर सकती हैं, ये जो सल्मोनेला डिजीज है, टाइफाइड और पैराटाइफाइड दोनों, लेकिन मोस्टली जो होती है वो है टाइफाइड। तो हमने जो आज पढ़नी है वो है टाइफाइड फीवर। ओके, नंबर 3 एपिडेमोलॉजी, उसमें हम देखते हैं एज, किस उम्र के लोगों में ये डिजीज काज हो सकती है। अडल्ट एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल एज, ये बच्चों से जो जवानों तक हर बंदे में ये डिजीज काज हो सकती है। बोथ सेक्सेस मेल एंड फीमेल आर इक्वली ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन, बोथ दोनों मेल और फीमेल इससे मुतासर हो सकते हैं। मोस्ट केसेस अकर इन स्कूल एज चिल्ड्रन 6 to 12 ईयर, मोस्टली ये जो होती है जो स्कूल एज के बच्चे होते हैं या यंग अडल्ट में। ओके, आगे हम देखते हैं ट्रांसमिशन, ये कैसे मुंतकिल होती है, फीकल और रूट स्प्रेड परसेंट टू परसेंट। ओके, आगे देखते हैं रिजर्वायर, कहाँ ये जाके सरवाइव करती है। मेजर रिजर्वायर फॉर सल्मोनेला आर, कौन कौन से जानवर हैं, कौन कौन सी जगह हैं जहाँ से ये रिजर्वायर होके इंसान में आके काज हो सकती है, मेजर या इंसान में रह के इंसान में काज हो सकती है। मेजर रिजर्वायर फॉर सल्मोनेला आर एनिमल पोल्ट्री पिट्स, ये जो पोल्ट्री फार्म है या पिट्स कोई जानवर हैं वहाँ से ये ट्रांसफ़र हो सकती है, ये जो हम घर में रखते हैं। कंटिमिनेटेड वाटर, ये जो गंदा पानी है उसकी वजह से हो सकता है। इन्फेक्टेड फ्रूट, जो फ्रूट के ऊपर ये देखें ना, ये इन्फेक्टेड फ्रूट है, ये हम खाएंगे तो फिर भी हमें हो सकता है। एंड वेजिटेबल्स एंड इन्फेक्टेड ह्यूमन। ओके, आगे हम देखते हैं बैक्टीरिया टू सर्वाइव प्रोलॉन्ग पीरियड इज ड्राई सेवेज वाटर फूड एंड आइस सल्मोनेला टिफी इन्फेक्ट ओनली ह्यूमन। ओके, ये कहाँ सर्वाइव कर सकते हैं, वाटर फूड और आइस बर्फ में भी। स्प्रेड, सल्मोनेला टिफी इज रेजिस्टेंस टू ड्राई एंड कूलिंग, सल्मोनेला टिफी में ये सलाहियत है कि ये मुखालफत कर ले और वहाँ रह सके और ख़ुद को बचा कर आगे डिजीज़ काज कर सके। किस कंडीशन में, ड्राई एंड कूलिंग, खुश कंडीशन में भी और ठंड वाली कंडीशन में भी, बर्फ़ में भी। ओके, दस अलाउ बैक्टीरिया टू सर्वाइव प्रोलॉन्ग पीरियड इन ड्राई सेवेज फूड वाटर एंड आइस, ये इन कंडीशन में ड्राई सेवेज में भी रह सकता है, पानी में भी रह सकता है, खुराक में भी हो सकता है, बर्फ़ में भी रह सकता है। इंक्यूबेशन पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड फॉर एंटेरिक फीवर या सल्मोनेला टिफी इज़ यूजली 7 to 40 डेज और इसकी रेंज होती है 3 to 30 डेज, 3 से 30 दिन तक। ओके, नंबर 4 पैथोजेनेसिस, हम जानते हैं कि बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर होता है कंटिमिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू, और जब हम कंटिमिनेटेड फूड एंड वाटर इंजेक्शन करते हैं तो बैक्टीरिया उसके साथ अटैच होता है, एंटर हो जाता है। कहाँ जाता है, एसोफेगस से पास होकर सीधा स्टमक में जाता है। वहाँ होती है स्टमक की एसिडिटी जो क्या करती है, पैथोजन को किल कर देती है, बैक्टीरिया को किल कर देती है, सल्मोनेला टिफी को किल कर देती है। लेकिन सल्मोनेला टिफी वहाँ सर्वाइव कर जाता है, वो जो एसिडिटी है इस पर इफेक्ट नहीं करती, वहाँ से ये एंटर हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। जैसे ही ये स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं, डीडियम, जीजियम एंड इलियम, ये जाके अफेक्ट करता है इलियम पे। इलियम पे प्रेजेंट होते हैं एपिथेलियल सेल, एपिथेलियल सेल में हम जानते हैं कि विलाई के जो ऊपर हैं वो होते हैं मैक्रोविलाई, वहाँ जाके ये अटैच हो जाते हैं। ये क्या करते हैं, एम सेल के थ्रू एंट्री करते हैं। एम सेल के नीचे होते हैं पेयर पैचेस। पेयर पैचेस क्या हैं, जो हमारे इम्यून सिस्टम के सेल हैं ना, उन्हें कहते हैं पेयर पैचेस। बेसिकली क्या होता है,
ये जो सेल होते हैं जैसे ही कोई बैक्टीरिया एंटर होता है इसको किल करते हैं, लेकिन ये सल्मोनेला टिफी क्या करता है, जैसे ही एपिथेलियम सेल के मैक्रोविलाई के ऊपर बैठता है एपिथेलियम लेयर को डैमेज करता है और एम सेल के थ्रू एंट्री मारता है पेयर पैचेस में। मिकोसा की 3 लेयर हैं, नंबर 1 एपिथेलियम, नंबर 2 लैमिना प्रोप्रिया, नंबर 3 मस्कुलरस मिकोसा। अब क्या होता है, बैक्टीरिया आता है एपिथेलियम के ऊपर जो होता है माइक्रोविलाई, विलाई के ऊपर होता है माइक्रोविलाई, वहां आके अटैच हो जाता है। ठीक है, अब क्या करता है, ये एपिथेलियम को डैमेज कर देता है और एक और सेल है जिसे कहते हैं एम सेल, वहां से एंट्री करता है। कहाँ एंट्री करता है, पेयर पैचेस में, लैमिना प्रोप्रिया में, सेकंड नंबर लेयर में। ओके, वहां क्या करता है, यहां पेयर पैचेस में प्रेजेंट होते हैं मैक्रोफेज जो बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लेते हैं, वहां ये एंटर हो गया। अब क्या होता है, वहां और भी सेल पड़े होते हैं इम्यून सेल। पेयर पैचेस को क्या कहते हैं, इम्यून सेल। जो इम्यून सेल होते हैं उन्हें कहते हैं पेयर पैचेस। ठीक है, उसमें कौन से हैं, डेंड्राइट सेल हैं, ये भी बैक्टीरिया को किल करते हैं। और क्या है, बी सेल है और टी सेल है। टी सेल में दो तरह के सेल होते हैं, CD4 होते हैं और CD8 होते हैं, आगे हम उसका फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, ये याद रखना है। अब जो बैक्टीरिया सल्मोनेला टिफी आया मैक्रोफेज के अंदर, पेयर पैचेस के अंदर, पेयर पैचेस के अंदर बी और टी सेल भी होते हैं। ठीक है, वहां आया है मतलब के डेंड्राइट सेल, उसके बाद मैक्रोफेज, बी सेल, टी सेल, ये क्या है, पेयर पैचेस। वहां किसने क्या किया है, पेयर पैचेस की नेक्रोसिस कर दी है। मतलब नेक्रोसिस का मतलब डेथ ऑफ सेल, मतलब कि ये जो मैक्रोफेज इम्यून सिस्टम के सेल थे इनकी डेथ हुई है। तो क्या हुआ है, ऊपर जो ये पहले वाली लेयर को डैमेज करके आया हुआ था, ये तो सेकंड नंबर वाली लेयर है ना लैमिना प्रोप्रिया, फर्स्ट वाली लेयर को ये डैमेज करके बैक्टीरिया आया है जिसे कहते हैं एपिथेलियल सेल, वो उनको डैमेज करके आया है। डैमेज किया है तो क्या हुआ है, वो डेड हो गए हैं। अब जो ऊपर वाली एपिथेलियम लेयर डेड हुई है उसको स्लफिंग करेंगे। स्लफिंग का मतलब है कि मुर्दा लेयर को सेपरेट करना जिंदा लेयर से, लिविंग लेयर से। ठीक है, इसे कहते हैं स्लफिंग। अब जैसे ही वो एपिथेलियम की लेयर स्लफ होगी, अलहदा होगी, तो क्या होगा, अल्सर काज होगा, खड्डा बन जाएगा। जाहिर बात है, एक लेयर थी वो सेपरेट हुई है तो वहाँ जख्म तो बनेगा, वहाँ अल्सर हुआ है, उसकी वजह से खून बह सकता है और ये खून ब्लड में भी आ सकता है। ओके, अब क्या हुआ है, आगे देखते हैं। बैक्टीरिया एम सेल में एंटर हुआ था, फिर आया था मैक्रोफेज में। मैक्रोफेज को बर्स्ट किया है, फटा है और नेक्रोसिस की है किसकी, पेयर पैचेस की। उसके बाद ये एंटर हो गया है मेसेंटेरिक लिम्फ नोड। उसके बाद वहाँ गया प्रोलिफिकेट है, वहाँ कॉलोनीज भी फॉर्म कर सकता है। फिर जब मेसेंटेरिक लिम्फ नोड से एंटर हो जाता है ब्लड में, जैसे ही ब्लड में एंटर होता है क्या करता है, ये चला जाता है स्प्लीन की तरफ, ये चला जाता है लीवर की तरफ, ये चला जाता है गॉल ब्लैडर की तरफ। जैसे ही स्प्लीन की तरफ जाएगा काज करेगा स्प्लीनोमेगली, स्प्लीन का साइज बड़ा हो जाएगा। याद रखना है कि एक वीक के बाद जो स्प्लीन है वो पल्पेबल है। पल्पेबल का मतलब क्या है कि हम एक हाथ जो है वो स्प्लीन की जगह रखेंगे। स्प्लीन कहाँ सिचुएटेड है, लेफ्ट एब्डोमिनल कैविटी में है, वहाँ हम फिस्ट की मदद से उसे हिट करेंगे तो हम देखेंगे कि जो स्प्लीन है वो पल्पेबल करेगी, वो हिलेगी अपनी जगह से, ऐसे हमें दिखाई देगा जब हम एब्डोमेन के ऊपर लेफ्ट एब्डोमिनल कैविटी में हिट करेंगे स्प्लीन के पॉइंट पे, तो ये पल्पेबल करेगी एक वीक के बाद। ओके, हम जानते हैं कि सल्मोनेला टिफी ब्लड के थ्रू लीवर में भी इंटर होगा। वहाँ क्या करेगा, हेपेटोमेगली, मतलब कि लीवर का साइज इंक्रीज कर देगा, जैसे स्प्लीन का साइज इंक्रीज किया था, स्प्लीनोमेगली किया था। हम जानते हैं कि लीवर बाइल बनाता है, वो बाइल के थ्रू इंटर हो जाएगा गॉल ब्लैडर में, वहाँ भी नेक्रोसिस काज कर सकता है। वहाँ से मैक्रोफेज के थ्रू दोबारा इंटर होगा JIT में, दोबारा आएगा इलियम पार्ट पे, और वहाँ पेयर पैचेस हैं, वहाँ अगर पहली दफ़ा अल्सर नहीं काज किया तो री अल्सर काज कर सकता है या दोबारा अल्सर वहाँ आके काज कर सकता है। ठीक है, जैसे ही अल्सर काज करेगा तो क्या है, खड्डे पड़ जाएंगे छोटे छोटे, क्योंकि एक लेयर थी वो डैमेज हो गई है, उसकी वजह से क्या होगी, ब्लीडिंग होगी। ओके, और इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है और अल्सरेशन भी हो सकती है। नंबर 5 क्लिनिकली फाइंडिंग, इसे कहता है साइन एंड सिम्टम। ओके, इंक्यूबेशन पीरियड है 7 to 40 डेज जिसके अंदर ये सिम्टम शो होंगे। फर्स्ट वीक के अंदर क्या होगा, हाई ग्रेड फीवर होगा, 95% ये फीवर मस्ट होगा। ओके, इसे कहते हैं स्टेप लेडर फीवर, मतलब कि फीवर में उतार चढ़ाव होता है। ये होता है लो इन द मॉर्निंग टाइम एंड ग्रेजुअली इंक्रीज नाइट टाइम। ओके, ये होगा
103 से 104 फ़ारेनहाइट में। ओके। हेडेक होगा, सर दर्द, मिलेज होगा, बेचैनी, एनोरेक्सिया होगा, लॉस ऑफ एपेटाइटिस, भूख की कमी, माइल्जिया होगा, मसल पेन, एब्डोमिनल पेन होगा, ठीक है, टेंडरनेस, शदीद दर्द, ड्रॉन फेस, उतरा हुआ चेहरा होगा, एंड फ्यूर टंग, खालदार टांग होगी। ये आप पिक देख लें, ये जो पिक है ना, ये खालदार टांग है। ओके। साइन ऑफ ब्रोंकाइटिस मतलब कि कफ होगी, और ये इंपॉर्टेंट बात ये भी जहन में रखनी है, लो पल्स रेट होगी, हाई टेम्परेचर होगा। ये बच्चों में कम ही दिखाई देता है, लेकिन बड़ों में ये होगा, समझ आई, बच्चों में भी हो सकता है। ओके। अब सेकंड वीक में हम सिम्टम देखते हैं। नंबर 1 रैश, मेकोला पेपोला रैश, 1 to 5 मिलीमीटर, रोज स्पॉट, रोज कहते हैं फूल की तरह के स्पॉट, जख्म होंगे। अपेयर, अपर एब्डोमेन एंड लोअर चेस्ट, ये आप एक देख ले, अपर एब्डोमेन एंड लोअर चेस्ट। ओके। रोज स्पॉट, रैश, स्लाइटली राइज, ये जो जख्म है इंक्रीज होगा, लेजन एंड ब्लंच ऑन प्रेशर, और इसका प्रेशर भी इंक्रीज होगा, ठीक है। सल्मोनेला शो लेजन 60% ऑफ केस, ये जो लेजन है ना रोज स्पॉट वाला, ये 60% केसेस में मस्ट होगा अगर टाइफाइड फीवर हुआ तो। When rose spot heal, slightly brownish discolor of the skin remain, जैसे ही ये रोज स्पॉट खत्म होने लगेंगे, स्किन का कलर कैसा होगा, ब्राउनिश डिस्कलर ऑफ द स्किन नजर आएगी। ओके। स्लाइटली ब्राउनिश कलर ऑफ द स्किन रिमेन, और स्किन का कलर कैसा होगा, ब्राउन कलर हो जाएगा, ठीक है। एब्डोमिनल पेन, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन, या डायरिया हो जाएगा या कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। डायरिया कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, डायरिया में जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं सोडियम, पोटाशियम और कैल्शियम, ये हमारी किडनी फिल्टर करती है, इनकी फिल्ट्रेशन डिस्टर्ब हो जाएगी। डायरिया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ये बाहर निकलेंगे हमारे फीसिस के थ्रू, और क्या होगा, हमें जो है इनकी कमी हो जाएगी इलेक्ट्रोलाइट्स की, और अगर इनकी कमी हुई तो क्या होगा, ज़ाहिर बात है डिहाइड्रेशन होगी। आगे कंफ्यूज्ड, हम हर वक्त कंफ्यूज्ड रहेंगे, हमें समझ नहीं आएगी क्या करें क्या नहीं, स्प्लीनोमेगली और हेपेटोमेगली मस्ट हो जाएगा, ठीक है। थर्ड वीक में डिजीज़ बढ़ जाती है, सिम्टम इंक्रीज हो गए हैं, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन, इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, परफोरेशन, रिजिड एब्डोमेन, एब्डोमेन सख्त हो जाता है, कोमा हो सकता है, शॉक कोई सदमा हो सकता है, मेलिन डार्क स्टूल कलर हो सकता है। ओके। फोर्थ वीक में क्या है, रिकवरी फेस है, साइन एंड सिम्टम डिसअपीयर होंगे, वेट लॉस होगा, ज़ाहिर बात है डिजीज़ थी, कैकेक्सिया हो जाएगा, शदीद बीमारी की वजह से जिस्म का कमज़ोर और ज़ाया हो जाना, मतलब कि वीकनेस आ जाना, कैकेक्सिया कहते हैं। ये इंग्लिश डिक्शनरी से नहीं मैंने प्रोनाउंस करवाया, ये मैंने करवाया है बायो डिक्शनरी से। ओके। कैकेक्सिया। ओके। ये जितनी मैं स्टडी करवा रहा हूँ ये बुक से करवा रहा हूँ, बुक से बाहर एक वर्ड भी नहीं है। ओके डन। नंबर 6 इन्वेस्टिगेशन, डिग्नोज, हम कैसे चेक करते हैं, मैं इसको रेट देता जाऊँगा, टेस्ट को जो अच्छा हुआ उससे मैं कहूँगा ये रेट है। ओके। नंबर 1 ब्लड कल्चर, ये रेट है। पॉजिटिव मतलब कि डिजीज है, नेगेटिव का मतलब कि डिजीज नहीं है। पॉजिटिव अर्ली ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 वीक ऑफ इलनेस इन 40 to 60% केसेस। ब्लड कल्चर पॉजिटिव होता है अगर टाइफाइड फीवर हो तो 40 to 60% केसेस। ये हर बुक में डिफरेंस है, ठीक है, ये मैं पेडियाट्रिक बुक्स की बात कर रहा हूँ। बोन मैरो कल्चर, बोन मैरो इज मोस्टली पॉजिटिव ड्यूरिंग द लेटर स्टेज ऑफ द एंटेरिक फीवर। ओके। बोन मैरो कल्चर पॉजिटिव होता है जब एंटेरिक फीवर आखिरी स्टेज पे हो। बोन मैरो कल्चर इज द मोस्ट सेंसिटिव प्रोसीजर, पॉजिटिव इन 85 to 90% टू रिकवर द सल्मोनेटिफी। ये 85 to 90% तो सल्मोनेटिफी को बता देता है भी ये डिजीज़ है, लेकिन ये बहुत पेनफुल है तो ये परफॉर्म नहीं की जाती। नंबर 3 यूरिन एंड स्टूल कल्चर, स्टूल कल्चर में भी पॉजिटिव ड्यूरिंग द इंक्यूबेशन पीरियड, स्टूल कल्चर भी पॉजिटिव हो सकता है इंक्यूबेशन पीरियड के दौरान, ठीक है। नंबर 4 पे जो हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं वो है सीरोलॉजिकल टेस्ट। सीरोलॉजी टेस्ट आर कैटेगरीज ऑफ ब्लड टेस्ट दैट डिटेक्ट द एंटीबॉडी इन ए पर्सन ब्लड। सीरोलॉजिकल टेस्ट कैसे परफॉर्म किया जाता है, जो बैक्टीरिया होता है उस क्या रिलीज़ करता है, एंटीजन, और जो ह्यूमन बॉडी होती है वो क्या रिलीज़ करती है, एंटीबॉडीज़। हम एंटीबॉडीज़ को ब्लड के अंदर चेक कर लेते हैं कि वो कितनी मिकदार में है, उनको काउंट कर लेते हैं। अगर उनकी अमाउंट कम हो तो मतलब कि ब्लड टेस्ट पॉजिटिव है, बैक्टीरिया प्रेजेंट है, सल्मोनेटिफी। ओके। नंबर 5 पे विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट आर कैटेगरी ऑफ ब्लड टेस्ट दैट डिटेक्ट द एंटीजन इन ए पर्सन ब्लड।
उसमें एंटीबॉडी हम चेक करते थे, इसमें एंटीजन चेक करेंगे, जो बैक्टीरिया के एंटीजन है, बैक्टीरिया में एंटीजन होते हैं, ठीक है, वो रिलीज करता है एंटीजन, वो चेक करेंगे। दिस प्रोसीजर मेजर द एंटीबॉडीज रिस्पॉन्स टू सोमैटिक ओ एंड फ्लैजेलर एच एंटीजन ऑफ सल्मोनेला। इसमें हम एंटीबॉडी मेजर करेंगे जो फ्लैजेला और सोमैटिक ओ के खिलाफ जब अटैक करती हैं, तो इनकी अमाउंट मेजर करके एंटीबॉडीज़ की हम पता कर लेंगे कि सल्मोनेला है कि नहीं है, ठीक है। ये प्रोसीजर इस तरह परफॉर्म किया जाता है। नंबर 6 पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट, ये गुड टेस्ट है, ये 2 रेट है, ये सबसे अच्छा टेस्ट है। PCR इज यूज टू एम्पलीफाई द स्पेसिफिक जीन ऑफ सल्मोनेटिफी इन द ब्लड। इट गिव रिजल्ट विद इन फ्यू आवर्स एंड इज मोर स्पेसिफिक एंड सेंसिटिव देन ब्लड कल्चर। ओके, बाकी टेस्टों से ये ज़्यादा अच्छा। नंबर 7 कंप्लीट ब्लड काउंट CBC। ल्यूकोपीनिया में बी प्रेजेंट इन स्पाइट ऑफ हाई ग्रेड फीवर। ल्यूकोपीनिया मतलब कि ये बैक्टीरिया को किल करते हैं। ल्यूकोपीनिया ये वो सेल हैं, WBC के सेल हैं, बॉडी का डिफेंस करते हैं, ये हाई ग्रेड फीवर में भी होते हैं। देयर में बी वाइड रेंज इन काउंट इन यंगर चिल्ड्रन। ये इनकी बहुत तादाद हमने काउंट कर सकते हैं छोटे बच्चों में। ल्यूकोपीनिया इज कॉमन एंड में रीच 20,000 to 25,000 सेल। ओके, देयर में बी ए नॉर्मोक्रोमिक नॉर्मोसिटिक एनीमिया। ये डिजीज़ है जिसमें RBC की कंसनट्रेशन लो हो जाती है, अमाउंट लो हो जाती है। इट इज़ ड्यू टू बोन मैरो सप्रेशन एंड इंटेस्टाइनल ब्लड लॉस। ये ब्लड लॉस की वजह से भी हो सकती है या आपके बोन मैरो में कोई सुराख हो जाए। ओके, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में भी प्रेजेंट, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी प्रेजेंट हो सकती है। ओके, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब है कि प्लेटलेट सेल की जो अमाउंट है वो कम हो जाएगी। प्लेटलेट सेल कहाँ पाए जाते हैं? हमारे बोन मैरो में इनकी फॉर्मेशन होती है, ठीक है। ये क्या करते हैं? ब्लड को क्लॉट करते हैं। जब हम जख्मी हो जाते हैं, हमारा ब्लड ज़्यादा बह रहा होता है, तो ये थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के जो प्लेटलेट्स के सेल हैं ये क्या करते हैं? क्लॉट करते हैं ब्लड को। इनकी क्या होगी? डिफिशेंसी हो जाएगी। ल्यूकोपीनिया WBC के सेल हैं, वाइट ब्लड सेल हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? बैक्टीरिया को किल करते हैं। ज़ाहिर बात है बैक्टीरिया ने अब अटैक कर दिया तो इनकी भी कंसंट्रेशन अमाउंट लो हो जाएगी। ओके, लीवर फंक्शन टेस्ट। नंबर 8 लीवर फंक्शन टेस्ट में बी ड्रेंज्ड विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लीवर। क्योंकि लीवर इन्वॉल्व है तो ये भी मसला क्रिएट कर देगा, इतना समझने में नहीं आएगा, लेकिन ये भी एक टेस्ट है जिसकी वजह से हम सल्मोनेटिफी चेक कर सकते हैं। नंबर 7 पे हम देखेंगे कॉम्प्लिकेशन, क्या क्या मसले आ सकते हैं। ये जो डिजीज़ है ये कौन सी और डिजीज़ काज कर सकती है। नंबर 1 इंटेस्टाइनल परफोरेशन। आपकी जो इंटेस्टाइन है वहाँ होल हो जाता है। परफोरेशन यूजली अकर इन द डिस्टल इलियम। हमने पढ़ा था स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं, ड्यूडियम, जीजियम एंड इलियम। इलियम में जाके ये होल होगा। देयर इज मार्क्ड, हमें कैसे पता चलेगा? एब्डोमिनल पेन होगी, टेंडरनेस, दर्द होगा, वोमिटिंग होगी, साइन ऑफ पेरिटोनाइटिस। पेरिटोनाइटिस क्या है? एक येलो कलर की झिल्ली है, लेयर है, उसकी क्या होगी? रेडनेस होगी, सूजन हो जाएगी। आर प्रेजेंट, बाउल साउंड आर डिमिनिश्ड, कम होती है। एंड द एब्डोमिनल रेडियोग्राफी यूजली रिवील फ्री एयर। और जब हम एब्डोमिनल रेडियोग्राफी करेंगे तो उसमें हम क्या देखेंगे? फ्री एयर। ओके, इंटेस्टाइनल हेमरेज 1 to 10%। हेमरेज का क्या मतलब है? कि कोई ब्लड वेसल फट गई और वहाँ से ब्लड निकल रहा है, उसे हेमरेज कहते हैं। सस्पेक्टेड इफ देयर इज ड्रॉप इन टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर। हमें कैसे पता चलेगा हेमरेज है? टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होगा। और पल्स रेट क्या होगा? इंक्रीज होगा। टॉक्सिस इंसेफेलोपैथी। इंसेफेलोपैथी का मतलब है डैमेज ब्रेन या डिजीज क्या करे? ब्रेन को अफेक्ट करे। देयर में भी इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। क्या होगा इससे? इंट्राक्रेनियल प्रेशर हो जाएगा। सेरिब्रम थ्रोम्बोसिस हो जाएगा। एक्यूट सेरिब्रल एटिक्सिया हो जाएगा। कोरिया हो जाएगा। साइकोसिस हो जाएगा। एफेसिया हो जाएगा। डीफनेस हो जाएगी। पेरिफेरल एंड ऑप्टिक न्यूराइटिस हो जाएगा। और ट्रांसवर्स माइलेटस हो जाएगा, ठीक है। ये इतनी लंबी चौड़ी बातें याद करने की ज़रूरत नहीं है, इनमें से कोई सी 3 से 4 कॉम्प्लिकेशन याद कर लेनी है। ओके, एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर, और हेपेटाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर। निमोनिया, सल्मोनेला की वजह से निमोनिया भी हो जाएगा, लेकिन ये दूसरे ऑर्गेनिज्म की वजह से ज़्यादा चांसेस है होने के। निमोनिया सल्मोनेला की वजह से बहुत कम है, लेकिन ये क्योंकि कॉम्प्लिकेशन है। पाइलोनेफ्राइटिस, मेनिंजाइटिस, ओस्टियोमाइलाइटिस। ओके, सेप्टिक आर्थराइटिस हो सकती है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट इन चिल्ड्रन विद हेमोग्लोबिनोपैथीज, हेमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन की कमी की वजह से। सेप्सिस हो सकता है। टॉक्सिस मायोकार्डाइटिस हो सकता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द हार्ट। एरिथमिया,
साइनो आर्टेरियल ब्लॉक हो सकता है, एसटी चेंज ऑन ईसीजी एंड कार्डियक शॉक की वजह से मायोकार्डाइटिस हो सकता है, फीटल बोन मैरो सप्रेशन हो सकती है। ओके, मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लिकेशन अकर आफ्टर द सेकंड वीक ऑफ द डिजीज, ये जो कॉम्प्लिकेशन है सेकंड वीक के बाद होती हैं, ठीक है। नंबर 9, ट्रीटमेंट मैनेजमेंट, कैसे हम टाइफाइड फीवर की ट्रीटमेंट करेंगे, कैसे उसको मैनेज करेंगे, मैनेज भी ट्रीटमेंट को ही कहते हैं। ससेप्टेबिलिटी, कितनी उसकी क्वालिटी और एंटीबायोटिक कितनी मिकदार में देनी है, ठीक है। नंबर 1 हम ट्रीट करेंगे अनकम्प्लिकेटेड टाइफाइड फीवर, जब टाइफाइड फीवर हो कोई कम्प्लिकेशन जाहिर ना हो तब हम ट्रीट करें तो कौन सी मेडिसिन देंगे। फुली सेंसिटिव क्लोरामफेनिकोल 50 to 70 मिलीग्राम पर केजी पर डेज 14 to 21 डेज के। ओके। नंबर 2 एमोक्सिलिन 70 to 10 मिलीग्राम पर केजी पर डे फॉर 14 डे। ओके। आगे हम देखते हैं फ्लोरोक्विनोलोन, उसके एग्जाम्पल है ओफ्लैक्सिन एंड सिप्रोफ्लैक्सिन। कितनी डोज देनी है, 15 मिलीग्राम पर केजी पर डे फॉर 5 to 7 डे तक। ओके। आगे हम देखते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट, पहले हमने पढ़ा था फुली सेंसिटिव, अब हम पढ़ते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। फ्लोरोक्विनोलोन देनी है 15 मिलीग्राम पर केजी पर डे फॉर 5 to 7 डे तक। ओके। या सफिक्समी दे दी है 15 to 20 मिलीग्राम पर केजी पर डेज। ओके। आगे आ जाएं, सफिक्समी देनी है 15 to 20 मिलीग्राम फॉर 7 to 14 डेज। ओके। आगे हम देखते हैं थर्ड क्विनोलोन रेजिस्टेंट, उसमें नंबर 1 है एजिथ्रोमाइसिन 8 to 10 मिलीग्राम पर केजी पर डे फॉर 7 डे, या सिफ्ट्रिएक्सोन 75 मिलीग्राम पर केजी पर डे 10 to 14 डे। ओके, डन। इसमें आ जाता है 2 पार्ट में, सफिक्समी 20 मिलीग्राम 7 to 14 डे। ओके, डन। अब हम मेडिसिन देते हैं सीवियर टाइफाइड फीवर में जिसमें कॉम्प्लिकेशन भी हैं। ओके, फुली सेंसिटिव फ्लोरोक्विनोलोन एग्जाम्पल ओफ्लैक्सिन 15 मिलीग्राम पर केजी पर डे 10 to 14 डे। ओके। नंबर 2 क्लोरामफेनिकोल 100 मिलीग्राम पर केजी पर डे 14 to 21 डे। इसमें एक और भी देते हैं अमोक्सिसिलिन 100 मिलीग्राम। ओके। आगे हम देखते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट, इसमें फ्लोरोक्विनोलोन देंगे 15 मिलीग्राम पर केजी पर डे 10 to 14 डे। आगे हम देखते हैं सिफ्ट्रिएक्सोन 60 मिलीग्राम पर केजी पर डे 10 to 14 डे, और या हम देंगे सिफोटेक्सिम 18 मिलीग्राम पर केजी पर डे 10 to 14 डे। ओके। आगे हम देखते हैं क्विनोलोन रेजिस्टेंट, इसमें हम जो मेडिसिन देंगे वो है सिफ्ट्रिएक्सोन 60 मिलीग्राम पर केजी पर डे 10 to 14 डे, या सिफोटोक्सिम 80 मिलीग्राम पर केजी पर डे 10 to 14 डे। ओके। आगे हम देखते हैं एजिथ्रोमाइसिन 10 to 20 मिलीग्राम पर केजी पर डे फॉर 7 डे, फ्लोरोक्विनोलोन 20 मिलीग्राम पर केजी पर डे फॉर 7 to 14 डे। ओके। नंबर 10 प्रिवेंशन, हैंड वॉश, इम्प्रूव पर्सनल हाइजीन एंड सैनिटरी हैबिट आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रिवेंटिंग मेजर। हम कैसे बच सकते हैं हैंड वॉश करके, नंबर 1। नंबर 2 प्रोटेक्टिव हेल्थ मेजर, प्रोविजन ऑफ क्लीन वाटर, एडुकेट सेवेज डिस्पोजल एंड कंट्रोल ऑफ फ्लाइज आर आल्सो इंपॉर्टेंट। नंबर 2 क्या करना चाहिए, साफ पानी पीना चाहिए, नालियों का बेहतरीन निज़ाम होना चाहिए, एडुकेट सेवेज डिस्पोजल, ये जो डिस्पोजल है रैप शैप है इसको डिस्पोजल करना चाहिए, कंट्रोल ऑफ फ्लाई, मक्खियों पे कंट्रोल होना चाहिए, सैनिटेशन करना चाहिए। ओके। नंबर 3 एडुकेट टेम्परेचर फॉर कुक, एग शुड बी थ्रूली कुकड एंड नेवर ईट रॉ, जो हम एग खाते हैं उसे कच्चा नहीं खाना चाहिए, फुल बॉयल करके खाना चाहिए। अवॉइड प्रिवेंटिंग फूड एट वार्म टेम्परेचर एंड रैशिंग एंड रीहीटिंग फूड, जो खाना है उसको ये हाई टेम्परेचर पे रख के जो प्रिजर्व करते हैं ये नहीं करना चाहिए, और जो उसको दोबारा हीट करके फिर खाते हैं इससे बचना चाहिए। पैसिव इम्यूनिटी विद वैक्सीन, जब कोई बैक्टीरिया वायरस हो जाए तो इसको यूज़ करके परमानेंट ख़त्म करने की कोशिश कीजिए करें वैक्सीन के थ्रू। ओके। अब हम देखते हैं सल्मोनेला की वजह से जो सिम्टम होंगे इन्फिनेट में और अल्डर चाइल्ड में। पहले देखते हैं इन्फिनेट में। इन इन्फिनेट इट में काज माइल्ड गैस्ट्रोएंटराइटिस, स्टमक पेन और इंटेस्टाइन का पेन, स्मॉल और लार्ज दोनों, और फीवर सबसे मतलब सबसे प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया और एनीथिंग टॉक्सिन इन द ब्लड इज कॉल्ड सेप्सिस। ओके। सल्मोनेला टिफी की वजह से और क्या होगा, वोमिटिंग होगी, डायरिया होगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा, पेट का खिंचाव होगा जिसकी वजह से मरोड़ शरोड़ होंगे और कॉमन। फीवर इज कॉन्टीन्यूस एंड हाई ग्रेड, फीवर कॉन्टीन्यूस और हाई ग्रेड फीवर होगा, एंड में काज फेब्रिल फिस्ट, मतलब कि मुनासिब किस्म का जो बुखार होगा वो काज करेगा।
देयर मे बी एनरोक्सिया, भूख की कमी, वेट लॉस, जॉन्डिस, हेपेटोस्प्लीनोमेगली, मतलब कि लीवर का बड़ा हो जाना और स्प्लीन का बड़ा हो जाना। ओके, अब देखते हैं इन अल्डर चाइल्ड। द अल्डर चाइल्ड प्रेजेंट विद हाई ग्रेड कंटिन्यूस फीवर। ओके, हेडेक इज कॉमन विद मिलेज, बेचैनी के साथ, एनरोक्सिया भूख की कमी के साथ, लिथार्जी सुस्ती के साथ, मायल्जिया मसल पेन के साथ, एब्डोमिनल पेन, टेंडरनेस सख्त किस्म का दर्द। द टिपिकल पेशेंट हैज़ एक्सट्रीमली टॉक्सिन लुक। हम एक मामूल नॉर्मल बच्चे में देखते हैं सलमुकदर की वजह से कि जो टॉक्सिन प्रेजेंट होंगे, विद लॉन्ग ड्रॉन फेस, उसका जो चेहरा होगा उतरा हुआ होगा, मुरझाया हुआ चेहरा, फ्यूड टांग, खालदार टांग होगी। ठीक है। द चाइल्ड इज़ पेल लुक एंड लॉस्ट वेट, जो बच्चे का कलर होगा वो जर्दी कलर होगा और उसका वेट लूज होगा सल्मोनेला की वजह से। याद रखना, सल्मोनेला टिफी की वजह से। ही मे हैव कफ विद स्कैटर रोंची, उसको कफ होगी और उसकी साउंड कैसी होगी, रोंची साउंड होगी, बिखरी हुई साउंड, रोंची साउंड, लंबी साउंड और ऐसा साउंड। ठीक है, इसे रोंची साउंड कहते हैं। आर्क्रिपिटेशन गिविंग सस्पेशन ऑफ निमोनिया, कड़कती हुई या खड़खड़ाती हुई, क्रिपिटेशन का मतलब है खड़कती हुई या खड़खड़ाने वाली आवाज़ निमोनिया का शुबा दे सकती है, इसकी वजह से निमोनिया भी हो सकता है। ठीक है, ये इसकी कम्युनिकेशन भी आ सकते हैं, सिम्टम भी लिख सकते हो आप। रेयरली जॉन्डिस में भी प्रेजेंट फ्रॉम सेप्टिसीमिया, प्रेजेंट ऑफ बैक्टीरिया टॉक्सिन थिंग इन द ब्लड, इन्वॉल्व लीवर में। ओके, द पैराडॉक्सिकल रिलेशनशिप ऑफ हाई टेम्परेचर एंड लो पर्सलेट में नॉट बी सीन इन चिल्ड्रन, ये बड़ों में देख सकते हैं, आप छोटे चिल्ड्रन में नहीं देख सकते। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।